हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। इस वीडियो में हम जो पीआईबी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं 26 अप्रैल 2025 की उसको डिस्कस करेंगे। 26 अप्रैल 2025 की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीए, पीएफ, इन सभी में काम आ सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर स्पीच। एंड कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो 51 रोजगार मेला है उसको एड्रेस कर रहे थे। रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 कैंडिडेट्स को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट वहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने कहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोक अबाउट दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। और सबसे पहली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट की है कल अपनी स्पीच में, वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में बात की है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इस साल के बजट में उसको अनाउंस किया गया है। एंड इसका एम क्या है? टू प्रमोट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। एंड दूसरा है टू प्रोवाइड इंडियाज यूथ विथ अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग मिशन का एम है जो आपसे पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 2025-26 के बजट में लॉन्च किया गया है। एंड टू प्रोवाइड यूथ विथ अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट ग्लोबली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। अब इसके जो है मैन्युफैक्चरिंग मिशन के जो है हमारे पास 5 पिलर्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि जो बिजनेसेस हैं या उसको इस्टेब्लिश करने का और उसकी जो कीमत है वो कम करना, और ईज बढ़ाना कि बिजनेस आसानी से किया जा सके। सेकंड इज फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करना। थर्ड इज एमएसएमई ग्रोथ, यानी एमएसएमई जो सेक्टर है उसको प्रमोट करना। फोर्थ इज टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कि जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको एडॉप्ट करते हुए मैन्युफैक्चरिंग की जाए। एट द सेम टाइम फिफ्थ इज फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को ऊपर फोकस करते हुए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा यहीं पर प्राइम मिनिस्टर ने एक और चीज़ हाईलाइट की है जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया है। आईएमएफ की साल में 2 बार रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो कौन सी रिपोर्ट आती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, और इसमें आईएमएफ ने ये कहा है कि इंडिया विल रिमेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडिया जो है इस साल और अगले साल भी 6.2% एंड 6.3% की ग्रोथ रेट के साथ इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है आप लोग याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी में है। एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से वुड्स? ब्रिटेन, BRETTON, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। याद रखिएगा आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो नेक्स्ट न्यूज है इसके लेकर के गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। वेव्स। ठीक है, वेव्स, वेव्स का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, जो कि मुंबई में होने वाला है। और इसके माध्यम से जो ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो अपने जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। ठीक है, दिस समिट ऑफर्स एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेटर्स इन मीडिया, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट टू शोकेस देयर टैलेंट। ठीक है, तो वेब समिट याद रखेंगे हम लोग, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 मुंबई में होगा। एंड इसके जरिए जो है जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरटेनमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं, दे विल हैव अ चांस टू कनेक्ट विथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स। और इसके अलावा यूथ के लिए जो है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी, इमर्सिव मीडिया वर्कशॉप्स भी होंगी ताकि वो इसके बारे में जान सकें। ठीक है, तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और ये सब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ये समिट की जा रही है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी दैट इज रिलेटेड टू उड़ान स्कीम। ठीक है, तो उड़ान स्कीम जो है इसके आज लगभग 7-8 साल पूरे हो जाएंगे। 2017 में पहली उड़ान फ्लाइट जो है वो दिल्ली से शिमला के बीच में उड़ी थी 27 अप्रैल को। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब 27 अप्रैल है। यही एक कारण है कि कल पीआईबी में इसको हाईलाइट किया गया है। एंड उड़ान स्कीम का, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इस
योजना को इसलिए लाया गया था ताकि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सके। ठीक है, तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। कब लॉन्च की गई थी? 21 अक्टूबर 2016 को, 21 अक्टूबर 2016 को। एंड पहली जो फ्लाइट है वो कब आई थी उड़ान की? बिटवीन शिमला एंड दिल्ली ऑन 27 अप्रैल 2017। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है उड़ान का जो है बेसिकली गवर्नमेंट वाइबिलिटी गैप फंडिंग करती है, यानी जो है वो आप कुछ कॉस्ट पैसेंजर से वसूलेंगे एंड ताकि वो अफोर्डेबल रहे, तो बाकी का पैसा जो ज़्यादा कीमत का होगा वो सरकार देगी। ठीक है, तो एंड उड़ान के जरिए जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ हमारी हैं, वहाँ पर रीजनल टूरिज्म, हेल्थ केयर एक्सेस एंड ट्रेड को प्रमोट करने में मदद मिली है। देन वी हैव उड़ान की जो पहली फ्लाइट है ये हमने देख ली है। एंड उड़ान की जो स्कीम है वो नेशनल सिविल एविएशन प्लान 2016 के अंदर लाया गया था विथ अ 10-year विजन टू कनेक्ट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज थ्रू अ मार्केट ड्रिवन येट फाइनेंशियली सपोर्टेड मॉडल। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ कोल। कोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इसको लेकर के पीआईबी में हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि पिछले साल इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। इंडिया हैज़ अचीव्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2024-2025 में इंडिया ने जो है वो 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया है। एंड कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज coal accounts for nearly 60% of India's total energy requirement and 70% of its electricity generation। ठीक है, तो 70% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है एंड 60% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी भी कोल से पूरी हो रही हैं। ठीक है, और आने वाले समय में भी इसमें मतलब कमी होने की बहुत कम चांसेस हैं। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा कोल जो है हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जिस चीज़ के रिलेटेड है कोल में, वो है कोकिंग कोल नहीं है। ठीक है, कोकिंग कोल जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही क्रिटिकल इनपुट है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 42% ऑफ द स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। नियरली 85% वी नीड टू इम्पोर्ट। ठीक है, तो जब भी आप कोल के बारे में लिखें तो इस एक फैक्ट को जरूर हाईलाइट करें कि इंडिया में के पास जो है कोकिंग कोल नहीं है, जिसके कारण हमारी स्टील इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, इट इज अफेक्टेड। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी अगेन दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल आयरन ओर। ठीक है, यहाँ पे आयरन ओर के बारे में हमको सिर्फ एक चीज ये याद रखनी है कि इंडिया हैज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। इंडिया के पास जो है वो दुनिया का सबसे 5वां सबसे बड़ा आयरन और रिजर्व हैं। और इसमें भी वही दिक्कत है, सेम दिक्कत है कि 66% ऑफ रिजर्व्स आर मीडियम एंड लो ग्रेड क्वालिटी एंड रिक्वायर बेनिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा जैसे कोल भी हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आयरन और भी जो है वो 66% यानी 2/3 नियरली जो है हमारा लो एंड मीडियम ग्रेड का है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। एंड वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आती है हर साल में 2 बार, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ तो यही याद रखेंगे हम लोग कि पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ये कौन निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इट इज़ अ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इस पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में क्या कहा गया है कि इंडिया हैज़ लिफ्टेड 171 मिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, तो एक्सट्रीम जो बहुत अति गरीबी है उसमें से भारत ने 171 मिलियन पीपल को बाहर निकाला है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो कैसे मेजर की जाती है? अगर आपके पास दिन का $2.15 भी नहीं है तब आप माने जाते हैं कि आप अति गरीब की श्रेणी में आते हैं। यू आर अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी। $2.15 का मतलब अगर अभी के रेट से चला जाए तो 85 या 86 रुपीज़ है, तो नियरली 170 to 180 रुपीज़ के बीच में, अगर 170 से 180 रुपए के बीच में आपके पास दिन में नहीं आ रहा है तो आप एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। और ये जो है 16.2% जो लोग थे हमारे भारत में वो 2011-12 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, और अब ये घटकर 2.3% पे आ गया है 2022-23 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इस चीज को बोला है। ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट हो गया।
इसके बाद जो पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ है, ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? ये कंसीडर करता है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इनइक्वालिटी, और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये निकाला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जो है वो किन देशों के लिए निकाला जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए निकाला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है $2.15 पे। लोअर मिडिल इनकम आपको माना जाएगा अगर $3.65 आप डेली कमा रहे हैं, एंड अपर मिडिल इनकम माना जाएगा $6.85 को। ठीक है, तो ये पॉवर्टी के तीन जो है वो तीन तरीके से वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है: एक्सट्रीम पॉवर्टी, लोअर मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज़ है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग कंडीशंस, इनको कंसीडर किया जाता है, और ये घटकर 2005-06 में 53.86% था, जो कि घट के अब 16.4% पे आ गया है इन 2019-21। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी भारत में घटा है। तो मेनली जो है डिक्लाइन आपको याद रखना है कि घटा है कि बढ़ा है, बाकी परसेंटेज यूपीएससी बहुत रेयर है कि पूछे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर है, उसमें भी इंडिया का जो परसेंटेज है वो 15.5 है, यानी जिससे कि ये पता चल रहा है कि इंडिया में जो लिविंग कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर कौन निकालता है? तो वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद जो गिनी इंडेक्स है, जिसके जरिए इनकम इनइक्वालिटी नापी जाती है, गिनी इंडेक्स, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। 28.8 था 2011-12 में, एंड घट कर ये 25.5 पे आ गया है। ठीक है, और ज़ीरो अगर हो जाए तो फिर माना जाएगा कि इंडिया में कोई इनइक्वालिटी नहीं है। और हम लोगों के काम की चीज़ ये है कि एक तो गिनी इंडेक्स घटा है, और दूसरा गिनी इंडेक्स के माध्यम से किस चीज़ को नापा जाता है? इनकम इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, और यहाँ पर जो न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू फ्यूनरल ऑफ पोप फ्रांसिस, जो कि सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में हुआ, और वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, प्रेसिडेंट याद रखिएगा कि जो फ्यूनरल मास हुआ था पोप फ्रांसिस का, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वेटरनरी डे। वर्ल्ड वेटरनरी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। एंड इसकी जो इस साल की थीम थी वो क्या थी? एनिमल हेल्थ टेक्स आ टीम। ठीक है, अब आप लोग इतना इंग्लिश जानते होंगे कि वेटरनरी डॉक्टर्स कौन से डॉक्टर्स होते हैं? डॉक्टर्स हु ट्रीट द एनिमल्स, तो जानवरों को ट्रीट करने वाले एनिमल जो डॉक्टर्स हैं उनको वेटरनरी डॉक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। Thanks for giving your time. Please do like, share and subscribe our channel. Have a great day ahead.